हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। ठीक है, चलो तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र का के आर्थिक विकास का मानदंड होता है, व्याख्या करें कैसे। ठीक है, तो ये 2013 और 17 में पूछा गया है। तो आंसर देखिए, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का ज्ञान उस राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होता है। आधुनिक युग व्यापार का युग है। प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार में बहुत उन्नति हुई है। आज संसार के बड़े व्यापार देश उन्नत देश, कम व्यापार वाले देश विकासशील देश हैं। ठीक है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक संपन्नता की परिचय देता है। प्रति व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का मापक है, परंतु अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में अधिक व्यापार होती हुई भी प्रति व्यक्ति को व्यापार कम होता है। ठीक है, कम होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की तुलनात्मक लाभ, परिणात्मकता, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, और यह सिद्धांत व्यापारिक भागीदार के समान रूप में लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें कैसे। तो ये हुआ आपका व्याख्या। ठीक है, चलो इसको अच्छे से देख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। ये 2013 और 19 में पूछा गया। ठीक है, भारत में सूती उद्योग के वितरण का वर्णन करें। तो आंसर देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। आधुनिक सूती वस्त्र को मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के निकट पोर्ट क्लास्टर नामक स्थान में हुई, परंतु कुछ समय के बाद यह मिल बंद हो गई। वास्तविक लिए मुंबई में 1954 ईस्वी में व्यवसायी नाना भाई डावर ने लगाई। इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। ठीक है, विकास होने लगा। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद यह रोजगार प्राप्त करने में दूसरा स्थान रखता है। इसके विभिन्न उद्योगों में लगभग 20% लोग हैं। सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में स्थान 17% है। भारत में लगभग 1600 सूती वस्त्र एवं कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। ठीक है, बनाने वाली मिलें हैं। इसी 80% मिलें निजी क्षेत्र में हैं और 20 सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में है। 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है। पारंपरिक वर्षों में सूती वस्त्र का उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। कपास, बाजरा, परिवहन, आदर्श जलवायु की उपलब्धता के कारण इन राज्यों में सूती वस्त्र मिल महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागालैंड, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। मुंबई को सूती वस्त्र कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, तागी, पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। ठीक है, ये सब बम्बई के केंद्र हैं, बम्बई के शहर हैं जो सूती वस्त्र जहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या देखिए, पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर प्रमुख केंद्र है। कोइंबटूर, चेन्नई और मैदूर तमिलनाडु के प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र हैं। संपूर्ण भारत में इस उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण का कारण है विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाएं। ठीक है, ये है आपके सूती वस्त्र के परिभाषित भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का विवरण। ठीक है, चलो अच्छे से लिख लियो।
बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये अच्छा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली व्याख्या करें, कैसे तत्वों की व्याख्या करें। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 14, 19 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए, पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण को अनेक कारकों से प्रभावित किया है। जनसंख्या के वितरण में प्रभावित करने वाली कारक इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है, तो क्या है पहला भौगोलिक कारक, पहला है भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धियाँ, लोग उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मध्य ढालों पर बसने में वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, अनुकूल होते हैं। और तीसरा है जलवायु, अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और तीसरा है मृदाएं, उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। ठीक है, और ये है दूसरा नंबर देखिए, वो तो पहले नंबर का ऑप्शन था, ये दूसरा नंबर है आर्थिक कारक, नगरीकरण, अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचती है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोग को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर था आपका जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या थी ये। ठीक है, तो चलो अच्छे से लिख लेना। लो अब आंसर देखिए, क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है। भारत में प्रदूषण तो अभी आप समझ ही सकते हो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो उसी को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, प्रदूषण क्या है, जब आसपास के वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण विषाक्त हो जाता है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इन सभी वातावरण गंदा हो जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए प्रदूषण एवं समुचित नियंत्रण लगाना चाहिए। ठीक है, इन पे नियंत्रण लगाना चाहिए। तो ये था प्रदूषण। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह इस्पात उद्योग। देखो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो क्या है आंसर देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थानीकरण एवं वितरण की व्याख्या करें। ठीक है, चलिए आंसर देखिए, भारत में विभिन्न संगठित एवं आधारभूत उद्योग पाए जाते हैं, जिनमें लोहा एवं इस्पात उद्योग भी भारत का एक संगठित एवं आधारभूत उद्योग है। हमारे देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग में स्थानीकरण होने के विभिन्न कारण हैं। देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग उन्हीं क्षेत्र में केंद्रित हैं जहां पर खानों लौह अवश्य प्राप्त होते हैं, खानों से लौह अवश्य प्राप्त होते हैं। यह उद्योग उन्हीं क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ पर यातायात एवं परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करती है। ठीक है, यह उद्योग उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ पर बड़े प्रजापति उद्योग लगाने में रुचि रखते हैं। ठीक है, रुचि रखते हैं। साथ ही यह उद्योग उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ पर श्रमिक आसानी से उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग का सबसे पहला कारखाना जमशेदपुर में साकवी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में स्थापित किया गया। इस कारखाने में 1911 में उत्पादन ने कार्य करना शुरू कर दिया था। देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विवरण विभिन्न क्षेत्र में किया गया है, जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में यह उद्योग फैला हुआ है। साथ ही इस्लेम नामक स्थान में भी इस उद्योग का वितरण हुआ है। वास्तव में लोहा एवं इस्पात उद्योग का वितरण उन्हीं क्षेत्र में है जहां लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं के साथ साथ अन्य अनुकूल दशाएं उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा
लौह इस्पात, भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीकरण का वितरण। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, संसार में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन करें। 2009, 12, 13, 16 में पूछा गया। ठीक है, तो आंसर देखिए, मानव क्रियाकलापों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनकी विवरण इस प्रकार है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ऐसे है। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। प्राथमिक क्रियाकलाप में वो क्रियाकलाप आते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन या सीधे उपयोग पर कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है। वनों से खाद्य संग्रह, आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भूभाग में कृषि कार्य है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग न कर उन्हें परिवर्तन कर उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, संसाधन विकास, निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन शामिल है। ठीक है, देखिए तृतीयक यात्रा क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप। इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलाप में लोगों को कार्यकुशलता बढ़ाने वाले सेवा कार्य आते हैं, जैसे खुदरा एवं थोके व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी कार्य आदि। ठीक है, और चौथा क्रियाकलाप क्या है, इसमें ज्ञान एवं कुशलता पर आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। सूचना एवं संचार के विकास से लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा कार्यकुशलता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था किसका, क्रियाकलाप, मनुष्य संसार में मानव के प्रमुख क्रियाकलाप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन क्या है। गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। गेहूं शीतोष्ण फसल है। चावल की तरह ही चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा उत्पादक देश है। इसकी निम्नलिखित दशाएं अनुकूल है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। फसल, पहला है फसल, रबी तथा अनाज की फसल है गेहूं। ठीक है, दूसरा है 75 सेंटीमीटर से कम फसल कटते समय वर्षा हानिकारक है। ठीक है, वर्षा हानिकारक से वो मिट जाती है। तीसरा है तापमान, बोते समय ठंडा तथा आर्द्र तापमान आवश्यक है। ठीक है, बोते समय ये क्या है, समय ठंडा तथा आर्द्र तापमान आवश्यक थे इसके लिए। ठीक है, आवश्यक है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। गेहूं काटते समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होना चाहिए। ठीक है, जिसकी ये गेहूं के खेती का बारे में बता रहा है। तीसरा है देखिए, चौथा है मृदा, मतलब मिट्टी, दोमट मिट्टी जल निकास की व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा है उत्पादक राज्य, गेहूं की कृषि भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों तक सीमित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी गुजरात तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश जब भारत गेहूं का निर्यात स्थिति में है। ठीक है, ये सब गेहूं उत्पादन राज्य है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। ये 2011, 13 और 15 में पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, मानव विकास में दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के कुछ तत्व हैं। मानव विकास के अन्य विकल्प राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की गारंटी, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान के विविधता घटक, लोगों के विकल्पों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने ही मानव विकास है। मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित ना होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतारा
उतना ही महत्व दिया जाता है। इसके अलावा विकास के लक्ष्य साधनों दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव विकल्पों के विस्तार के 2 विकास का लक्ष्य माना जाता है, लेकिन आय के विस्तार पर इसका आवश्यक साधन माना जाता है। ठीक है, तो ये था मानव विकास के कारण। क्या समझते हैं मानव विकास से? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोहरा रहा है शायद, 1 मिनट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण नगर किसको कहते हैं? ठीक है, औद्योगिकरण नगर किसको कहते हैं? वो नगर जो उद्योगों के विस्तार के परिणाम स्वरूप विकसित होते गया है तथा उस जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हो वही औद्योगिकरण नगर कहलाते हैं। जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, अहमदाबाद, सूरत, मैनचेस्टर, लिवपुर, विघम, पिट्सबर्ग आदि इनके उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है? औद्योगिकरण नगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये 2009, 10, 13, 14, 17, 19 और 20 में पूछा गया। ठीक है, तो आंसर देखिए, भारत में स्थानिक जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए। तो आंसर देखिए क्या है? जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में यह अलग अलग, जिसके कई भौगोलिक कारण है। घनत्व की दृष्टि में भारत निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, किन किन भागों में किया जा सकता है? देखिए, मध्य घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में 401 से 601 व्यक्तियों प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं। ऐसे राज्यों में पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु हैं। ख नंबर देखिए, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में 601 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं। ऐसे राज्य के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है? उच्चतम घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में 800 से अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ष किमी निवास करते हैं। इसके अंतर्गत बिहार, चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली, केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, दर्ज दिए जाते हैं। घ क्या है? अत्याधुनिक कम घनत्व वाले क्षेत्र, यह वैसे क्षेत्र हैं जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम घनत्व है। यह राज्य अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड है। ठीक है, और 5वां क्या है? कम घनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे राज्य में 201 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं। ऐसे राज्य को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, असम है। ठीक है, ये है आपका कम घनत्व वाले क्षेत्र। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपलाइन परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। तो आंसर देखिए क्या है? पाइपलाइन सामान के परिवहन के अतिरिक्त अति नवीन साधन। इसके द्वारा मुख्यतः पेट्रोलियम, गैसोलीन, ईंधन तेल, प्राकृतिक गैस और जल का परिवहन होता है। विश्व के अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में पाइपलाइन कच्चे तेल को तेल क्षेत्र में तटों पर स्थित बंदरगाहों पर पहुंचती है और वहां इसे साफ करके या कच्चे रूप से विदेश निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, ये पाइपलाइन है। देखिए आगे क्या है? पाइपलाइन परिवहन की विशेषता है। पाइपलाइन स्थल तथा जल में कहीं भी पर बिछाई जा सकती है। नंबर 2, इनके रखरखाव का खर्च कम रहता है। यह प्रदूषण को रोकने में सहायक है। और चौथा क्या है? यह तरल पदार्थ विशेषकर तेल तथा गैस के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में नगरीय बस्तियों का प्रकारों का वर्णन। भारत में नगरीय बस्तियों के विभिन्न प्रकार है। नगर, भारत में यह नगरीय बस्तियों का एक प्रकार है। नगर एक बड़ी बस्ती होती है जिसमें लोग नगरीकरण जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, व्यतीत करते हैं। शहर, यह भी नगरीय बस्तियों का एक प्रमुख प्रकार है। किसी प्रदेश के अनेक नगरों में से अग्रणी नगर को शहर कहा जाता है। शहर न केवल नगरों का आकार है, जनसंख्या में बड़े होते हैं, बल्कि उनके आर्थिक कार्य भी अधिक जटिल होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो शहर है। चलो देखो अगला, देखो मिलियन मिट्टी, भारत में यह भी नगरीय बस्तियों का एक प्रकार है। हमारे जहाँ 10 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र
वाले शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे मिलियन मिट्टी कहा जाता है, मिलियन सिटी कहा जाता है, सॉरी मिट्टी बोल रहे, सिटी कहा जाता है, ठीक है, मिलियन सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेगा सिटी, यह भी नगरीय बस्तियों का एक रूप है। इस सिटी में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, साथ ही नगर वातावरण अधिक होता है। घनी जनसंख्या वाले से महंगा सिटी कहा जाता है, ठीक है, महंगा सिटी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन की चर्चा कीजिए, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस आदि है, ठीक है। और सौर, पवन, भूतापीय तथा ज्वारीय आदि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का भविष्य हमारे देश के लिए उज्जवल है। भारत में सौर ऊर्जा हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त करने की विधि देश में भरपूर विकास में चुका है, ठीक है, भरपूर विकास हो चुका है। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखे, ठीक है। यातायात एवं परिवहन के विभिन्न साधन है, इसमें रेल परिवहन भी एक रेल परिवहन के 3 लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है, जिनमें से रेल परिवहन के 3 लाभ निम्नलिखित है। रेल परिवहन के द्वारा लोगों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में आसानी होती है। दूसरा है, रेल परिवहन के द्वारा वस्तुओं में मालगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने की सुविधा रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या, रेल परिवहन से सरकार को राष्ट्रीय आय की भी प्राप्ति होती है। तो ये आपका रेल परिवहन था, इसको देखिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय सुझाव है दीजिए। प्रदूषण के विभिन्न स्वरूप में, जिसमें जल प्रदूषण भी एक। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय ये निम्नलिखित हैं, ठीक है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल में अपशिष्ट पदार्थ और कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, मवेशियों को नदी तालाब में नहीं नहलाना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषण की रोकथाम हो सके। तीसरा है, कारखानों की अपशिष्ट पदार्थ से समुद्र, नदियों और जलाशय में नहीं बहाना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषण की रोकथाम हो सके। तो ये था आपका जल प्रदूषण की रोकथाम, ठीक है। चलो जल प्रदूषण हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ वो सब आप देख के खुद से लिख लेना। मैं अभी नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि अगर मैंने फ़ोन में 25 मिनट से पार कर दिया तो फिर मेरा फ़ोन अपने आप बंद, मतलब वीडियो कट जाएगा। इसलिए आप लोग खुद से देख लेना। मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आंसर भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। देखो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मजबूरी हो गई है, मुझे नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा लगता है, ठीक है। तो देखो आप खुद से लिख लेना, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, भारतीय कृषि समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो ये भी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। भारतीय कृषि समस्याओं की व्याख्या, इसको भी लिख लीजिएगा। देखो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। ओके बाय बाय, अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, ठीक है।